गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिनमें लेटेस्ट या फाइनल टॉपिक जो हम लोग लास्ट फिनिश करके गए थे दैट वाज थर्मल इक्विलिब्रियम। हल्का सा रिवाइज करूंगा, फिर नई टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्या बोला मैंने? थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? कोई भी दो सिस्टम्स के बीच अगर हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, किन्हीं भी दो सिस्टम्स के बीच अगर हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, इन दोनों में कोई ना कोई क्या भरी है, एक आइडियल गैस फिल की हुई है, हमने मान लिया। ठीक है, ये क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? थर्मल इक्विलिब्रियम जो हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था। थर्मल, हल्का सा रिवीजन। एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। अच्छा, एक बात और, अगर इसके अंदर एक गैस भरी हुई है तो उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। सिमिलरली इस गैस का भी कुछ प्रेशर होगा। मान लीजिए इसका P1 V1 T1 P2 V2 और T2। इन तीन को हमने वेरिएबल्स भी बोला था, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो ये कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे। अगर इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसका एक तरीका तो मैंने कल बता ही दिया था आपको कि इन दोनों के बीच टेम्परेचर सेम है। अगर मैं बोलूं इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा दूं, क्या लगा दूं? एडियाबैटिक वॉल, यानी कि नॉन कंडक्टिंग वॉल, तब क्या इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है आपस में? तब क्या इन दोनों, अच्छा बाहर वाली तो पहले ही इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, यानी कि एडियाबैटिक हैं ही, बीच वाली वॉल भी मैंने कैसी कर दी है, एडियाबैटिक कर दी। क्या इन दोनों के बीच अब हीट का ट्रांसफर हो जाएगा? जैसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ आप बोलेंगे हीट का ट्रांसफर तो तब होता जब वॉल कैसी होती, कंडक्टिंग, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अब कि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मल इक्विलिब्रियम। दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब मेरा ये है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? जब दो सिस्टम्स के बीच क्या ना हो रहा हो, हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, वो किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, उस वजह से मतलब नहीं है, क्या ना हो रहा हो, बस हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो। यानी कि अगर इसमें से हीट इसमें नहीं जा रही है तो इसका एक सीधा सा मतलब ये भी तो है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका अभी है यही रहने वाला है। जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका है वही रहने वाला है फॉर द इनफाइनाइट टाइम। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन है जब किसी सिस्टम के वेरिएबल्स नहीं बदलते हैं। जब किसी सिस्टम के वेरिएबल्स नहीं बदलते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई थिंक हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पूरा समझ लिया है। डेफिनेशन लिखनी थी ये, द कंडीशन इन विच thermodynamic variables of a system does not change is called equilibrium state। आई थिंक लिख लिया है आप सभी ने। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। ये फिनिश कर दिया हमने, ये थोड़ा सा टर्म्स जो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे उन्हीं टर्म्स को रिवाइज किया। आज का पहला ही टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा नाम हो जाता है बोलने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे ना बोल के कई बार शॉर्ट में थर्मोडी कह देते हैं हम लोग। क्या कह देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स की जगह डी बोल देते, थर्मोडी बोल सकते हैं आप भी, हम लोग यूजुअली बोल देते हैं ऐसा। चलिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही सिंपल सा एक कॉमन सेंस का लॉ है। कॉमन सेंस का लॉ है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। लेकिन इस लॉ ने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये लॉ।
एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी और एक सिस्टम है सी। एक सेकंड के लिए पॉज, चलिए कोई नहीं, अभी चलते हैं। एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, एक सिस्टम है सी। ए और बी के बीच में जो वॉल है वो कैसी है? एडियाबैटिक है। कैसी है? एडियाबैटिक है। और ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वाली वॉल डायाथर्मिक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या बोल रहा था? ए और बी के बीच में एक वॉल है विच इज एडियाबैटिक, और ये वाली वॉल है जो डायाथर्मिक है। आपको नाम से याद आ रहा होगा कि डायाथर्मिक वॉल्स में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत छोटी सी लाइन बोल रहा हूं। तो होगा क्या? ए और बी के बीच कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ए और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बी और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है। इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। मैंने बोला ए और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बी और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ये मैंने एरो क्यों बना दी है कि किधर होगा हीट का ट्रांसफर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ए और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बी और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मैं बोलूँगा कुछ देर बाद क्या हो जाएगा कि हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। थोड़ी देर तक ही तो होगा, उसके बाद जब दोनों इक्वल बराबर स्टेट में पहुंच जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएंगे और हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। सेंटेंस सुना? अब क्या किया, जो वॉल ये एडियाबैटिक थी, अब सिस्टम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत छोटी सी लाइन है। अरे ए बी सी तीन क्या हैं? सिस्टम्स हैं। सी ए बी। अब हमने क्या कर दिया, ए और बी के बीच की काफ़ी देर तक इसको रखा, सफिशिएंट टाइम तक दिया हमने इसको रखने का, और हीट का ट्रांसफ़र हो गया, जो होना था वो हो गया। अब हम एक जगह रुक गए। हमने क्या बोला कि अब हमने ए और बी के बीच की वॉल को हटा दिया, बदल दिया, और किससे रिप्लेस कर दिया? डायाथर्मिक वॉल से। किससे रिप्लेस कर दिया? डायाथर्मिक वॉल से। और इस वॉल को एडियाबैटिक बना दिया। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, समझना भी, बहुत अच्छी सी कहानी है। ए बी सी तीन सिस्टम्स थे, हमने वॉल्स को अब वापस से चेंज कर दिया। अब इस वॉल को डायाथर्मिक कर दिया, और मैंने क्या देखा कि मैंने इस वॉल को डायाथर्मिक कर दिया, लेकिन स्टिल इनके बीच कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इनकी पी वी और टी तीनों ही वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तीनों ही क्वांटिटीज़ में इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, जबकि इनके बीच की वॉल को मैंने कैसा कर दिया था? डायाथर्मिक। यानी कि मैंने उनको मौका दिया था क्या करने का? हीट ट्रांसफर करने का, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसका सीधा सा मतलब ये था, इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये दोनों आपस में किस में हैं? इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों आपस में किस में हैं? इक्विलिब्रियम में है। दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना। पहले इस कंडीशन में ए और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हुआ, बी और सी के बीच हीट का ट्रांसफर हुआ, तो क्या ए और सी इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे? बी और सी इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे। जब ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब है दोनों आपस में भी किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे, और इनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी वेरिएबल्स चेंज नहीं हुए। तो एक स्टेटमेंट बन जाता है। आप याद करने की कोशिश करना, अगर याद हो जाए तो एक बार, वरना मैं लिखवाऊंगा अभी। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, then they must be in thermal equilibrium with each other. वो आपस में भी किस में होने चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपने डायग्राम बना लिया है, तो मैं इधर लिख देता हूं, अभी पता नहीं कौन। इफ टू सिस्टम्स आर इन thermal equilibrium with a third system,
then they must be in thermal equilibrium with each other. This is the statement of zeroth law of thermodynamics. अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ, जैसे कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम है, दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो आपस में भी किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो बहुत प्यारा सा एक स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा इजी सा स्टेटमेंट है। मतलब कहने की क्या है, मतलब पे गौर करते हैं अब। अरे कौन फोन कर रहा है, एक सेकंड रुकिए अभी। हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नहीं, शुरू करते हैं। क्या बोला मैंने, ए और बी के बीच भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ए और बी के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इनके बीच एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोई एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी है हमें जो सेम हो। और यहीं से, इसी लॉ से या इस स्टेटमेंट से डिफाइन किया गया कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। इन दोनों का, ऐसा माना गया कि इन दोनों का क्या सेम है, टेम्परेचर सेम है, जिस वजह से इनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिला, तो मेरा जवाब होना चाहिए इससे हमें टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी मिली। क्या मिली, एक क्वांटिटी मिली, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, जो हमें ये बात बताती है कि अगर दो बॉडीज़ के बीच टेम्परेचर सेम होगा तो उनके बीच हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस लॉ से हमें ये मिला। आपने डिज़ाइन बना ली है, स्टेटमेंट लिख लिया है, डायग्राम बना लिए हैं। आई थिंक ख़त्म करता हूँ इसको मैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। कंडीशन सुन लेना, पहले ए और सी के बीच हीट का ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि वॉल कैसी थी, डायाथर्मिक थी, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता था। इस ट्रांसफ़र की वजह से इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम बना। बी और सी के बीच भी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता था, यहाँ भी इक्विलिब्रियम बना। यानी कि अब ए का एक दोस्त सी है और बी का भी फ्रेंड कौन है, सी है। अरे ए का फ्रेंड सी है, बी का फ्रेंड सी है, दोनों आपस में दोस्ती में है, तो ऐसा हो जाता है कि ए और बी भी आपस में किस में हो जाएं, फ्रेंडशिप में आ जाएं। दिस इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच की। तो वही कहानी यहाँ पर बोली है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम, तो क्या क्वांटिटी सेम हो गई होगी, तो उन्होंने बोला कि ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बराबर रहा होगा, बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बराबर रहा होगा। यानी कि कहने की बात यह है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ए और सी के बीच इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कंडीशन, सॉरी ये है, बी और सी के बीच इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ये कंडीशन, इक्विलिब्रियम तभी तो बना होगा जब बी और सी के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों का क्या सेम है, टेम्परेचर सेम है। और इससे कंक्लूजन बनता है, अगर आप देखें दोनों इक्वेशंस की RHS सेम है, RHS सेम है तो क्या सेम होना चाहिए, LHS, तो TA इज इक्वल टू TB। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इस लॉ से मुझे क्या मिला, इस लॉ से मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी मिली जो ये बताती है, कौन मिली फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर। वो ये कहती है अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो वो दोनों किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के बीच हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दिस इज़ द फाइनल लाइन। हटा रहा हूँ इसको, ख़त्म कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी हम लोग बेसिक्स पे ही चल रहे हैं। ये भी क्लास स्टिल, हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ द बेसिक क्लास। ये भी बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसमें कोई 3-5 वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। बहुत छोटी छोटी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट की जगह मैं अच्छा वर्ड लिखूंगा, एनर्जी ट्रांसफर टू ए सिस्टम। किसी सिस्टम को हम कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते, उसको कैसे एनर्जी दे सकते हैं,
स्टेटमेंट सुन लिया, किसी सिस्टम को कैसे हम एनर्जी दे सकते हैं। हमने आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाना तो बताया ही हुआ है। सिलिंड्रिकल बॉडी, फिटेड विद ए पिस्टन, फिटेड विद ए पिस्टन और फिल्ड विद ए या विद एन आइडियल गैस। ये रही आइडियल गैस। और ये पिस्टन कैसी है? मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ऐसा हमने बोल चुका है आपसे पहले पिछले लेक्चर में। तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगर ये सिस्टम है तो इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। मान लीजिए P1 V1 और T1 है। अब मुझे इस सिस्टम को एनर्जी देनी है तो दो मेथड्स हैं। मेथड्स को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मुझे इस सिस्टम को एनर्जी देनी है तो दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है मैं डायरेक्टली इसको हीट सप्लाई कर दूं। मैं डायरेक्टली इसको कैसे कर दूं? क्या कर दूं? इसको हीट सप्लाई कर दूं। तो पहला मेथड है बाय सप्लाइंग हीट टू दी सिस्टम। सारे वर्ड सुनते रहना। मैं क्या कर दूं? इसकी जो ये वॉल्स दिख रही हैं, इनके रास्ते इसमें क्या सप्लाई कर दूं? हीट सप्लाई कर दूं। इन वॉल्स के रास्ते इनमें हीट सप्लाई करने का मतलब है इन वॉल्स को ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दूं। किसके रिस्पेक्ट में? अंदर वाले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो अंदर वाली गैस जो है इसका टेम्परेचर अगर कम है, बाहर वाली जो वॉल्स हैं इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र का मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अंदर वाली गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अंदर वाली गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सेंटेंस सुना। मुझे अगर सिस्टम को एनर्जी देनी थी तो उसके लिए मैंने क्या मेथड बोला कि बाहर वाली वॉल्स का टेम्परेचर क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो उस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से अंदर वाली गैस भी क्या हो जाएगी? हीटअप। अगर इसका बेसिकली सुनना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी बॉडी है, उसके पास जो एनर्जी, मैंने इंटरनल एनर्जी एक वर्ड बोला था जिसको हम हीट की एनर्जी या टेम्परेचर बोलते थे, कि ज़्यादा इंटरनल एनर्जी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, ऐसा बोला था हमने पिछले लेक्चर में। तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है किसी बॉडी की, उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है बॉडी, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उस बॉडी का होगा, उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। और ये हीट कुछ नहीं है, ये एनर्जी जो हम वाइब्रेशन में देख रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी आपने आई थिंक, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं वही वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? उनकी इंटरनल एनर्जी है। क्या है उनकी? इंटरनल एनर्जी का एक और कॉज हो सकता है, उनके रोटेशन से भी आता है, लेकिन हम मोनो एटॉमिक गैस मान रहे हैं। अब वर्ड्स पे मत जाना, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनते रहो भी। वाइब्रेशन से क्या मिलती है? एनर्जी। तो बाहर वाली बॉडी का टेम्परेचर यानी वॉल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर इस वॉल के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, इनका टेम्परेचर कम है। वॉल के मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। ये धीरे धीरे वाले जब इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये भी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब ये गैस के मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, कौन से वाले मॉलिक्यूल्स? जो इस वॉल के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर वो पूरी गैस का मतलब क्या है? वो पूरे में घूम रहे हैं, वो सभी को क्या कर देते हैं? तेज़ी से वाइब्रेट कर देते हैं, और पूरी गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक मेथड है, इस गैस के अंदर हमने कुछ नहीं किया, केवल बाहर से एक वॉल को गर्म कर दिया, तो उससे मेरी पूरी की पूरी गैस में एनर्जी बढ़ गई, सब तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ गिविंग एनर्जी टू ए सिस्टम। कैसे? बाय सप्लाइंग हीट टू दी सिस्टम। दूसरा मेथड भी है हमारे पास, ये थोड़ा सा प्यारा मेथड है जो आपको देखने को मिलेगा। क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं इस पिस्टन को, सुनना, कंप्रेस करना शुरू कर दूं, क्या करना शुरू कर दूं? कंप्रेस करना। तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके मॉलिक्यूल्स को मैं दबाते जा रहा हूं। क्या करते जा रहा हूं?
दबाते जा रहा हूँ। तो ये जो मूविंग वॉल है, मूविंग पिस्टन है, इस पिस्टन के कांटेक्ट में आने वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, उनके वाइब्रेशंस बढ़ जा रहे हैं। वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं तो पूरी गैस में वो वाइब्रेशंस को बढ़ा दे रहे हैं और पूरी गैस का एनर्जी बढ़ जा रहा है। पूरी गैस की एनर्जी मतलब ये जो आइडियल गैस भरी हुई है इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये देखिए मेरी बात सुनना, थोड़ा सा घबराना नहीं। ये लेक्चर या फिर ये मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने कभी सुनी नहीं, जिनके बारे में हम फील नहीं ले सकते, बट स्टिल कोशिश पूरी करना। अरे ऐसे देखो, जूम, मैंने इसको ऐसे करके नीचे किया तो अरे इस वॉल से कांटेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सबको मैंने एकदम से स्पीड दे दी। इसका मतलब वो वाइब्रेशन तेज़ी से करने लगे और उन्होंने घूम घूम के पूरे में क्या कर दिया, वाइब्रेशन को तेज कर दिया। दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ गिविंग एनर्जी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कंप्रेशन। मैंने गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करते ही मैंने उसकी एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये सारी बातें सुनते जाना। बाई कंप्रेस करने का मतलब है मैंने कुछ वर्क कर दिया। अरे मैंने गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस, मैंने इस पिस्टन को यहां से उठाया और यहां तक ले आया, इसका मतलब मैंने कुछ वर्क कर दिया। तो दूसरा मेथड है बाई डूइंग मैकेनिकल वर्क। बाई डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन दी सिस्टम। इन दो मेथड से हम सिस्टम को एनर्जी दे सकते थे। पहला मेथड डायरेक्ट हीट दे दो तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा मेथड अगर इस पिस्टन को कंप्रेस कर दो तो भी इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये किस बात के मेथड थे, सिस्टम को एनर्जी देने के। अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टम से एनर्जी लेने के क्या मेथड हो सकते हैं, बात तो दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों ही बातें तो सीखेंगे। सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं तो सिस्टम से एनर्जी ले भी तो सकते हैं। तो लेने के मेथड, तो यहां पर हेडिंग क्या बन जाएगी, अगली हेडिंग बन गई है, पता नहीं चला होगा आपको भी, मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए सिस्टम। जो यहां पर किया क्या उसका अपोजिट हो जाएंगे मेथड्स। जिन मेथड से मैंने एनर्जी दी थी उसके अपोजिट मेथड से मैं एनर्जी ले सकता हूं। अरे एक बार देनी है, एक बार एनर्जी लेनी है, तो बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्या कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं, क्या किया था, मैंने बाहर से हीट दी थी इसको, यानी कि इन वॉल्स को ज्यादा टेम्परेचर था तो हीट अंदर गई थी। अगर इन वॉल्स का टेम्परेचर कम होगा तो क्या हीट बाहर नहीं निकल आएगी, तो क्या हीट बाहर नहीं निकल आएगी। क्या मेरी बात सुनते जा रहे हैं। तो पहला मेथड है इसका, ये पुराने वाले दो मेथड थे, इसके ठीक अपोजिट। अगर सिस्टम अपनी एनर्जी बाहर दे दे, कैसे बाहर देगा, अगर वॉल्स का टेम्परेचर कैसा हो, कम है। यहां पर मैं लिख दूं बाई सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वॉल्स। वॉल्स का टेम्परेचर बढ़ाकर हम कर सकते थे क्या, सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं। अगर वॉल्स का टेम्परेचर गिरा दें तो हम सिस्टम से एनर्जी ले सकते हैं। तो क्या मेथड हुआ, मेथड तो वही रहा, बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वॉल्स। वॉल्स का टेम्परेचर गिरा देंगे, गिराने का मतलब टेम्परेचर कम कर देंगे, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल आएगी। वही कहानी है, प्रोसेस उल्टी हो गई। इस बार मॉलिक्यूल तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, कौन से वाले, गैस वाले, और ये वॉल्स वाले मॉलिक्यूल धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये तेजी से आगे इससे टकराएंगे तो इसको भी एनर्जी दे देंगे, ये भी तेज वाइब्रेट करेगा, और ये तेज वाइब्रेट करेगा मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मतलब इसके पास एनर्जी आ गई। खत्म कहानी। सुना, क्या दूसरा मेथड भी इसका अपोजिट कर सकते हैं। अगर मैंने मैकेनिकल वर्क किया था, इसको कंप्रेस किया था, क्या किया था, कंप्रेस किया था। ये बातें मैंने बोली थी, लिखी भले ही ना हो, लेकिन क्या किया था, अगर सिस्टम को एनर्जी देनी है तो उसको कंप्रेस कर दिया था, अगर सिस्टम से एनर्जी लेनी है तो उसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाई एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग की जगह एक्सपेंशन लिख दें तो चलेगा। गैस का क्या कर दें, एक्सपेंशन कर दें, तो वो हीट हमें मिल जाएगी।
दोनों बातें सुन ली। कंप्रेशन कर दिया तो हमने हीट सिस्टम को दे दी, एक्सपेंशन कर दिया तो हीट हमें मिल गई, बात खत्म हो गई। ये दो मेथड हुए किस बात के, हीट ट्रांसफ़र के। दोनों के हीट ट्रांसफ़र पढ़ लिए हमने। आई थिंक दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई हैं। अगर सिस्टम को एनर्जी देनी है तो सिस्टम को कंप्रेस कर दो, अगर सिस्टम से एनर्जी लेनी है तो उसको एक्सपेंड कर दो, खत्म कहानी। हटा रहे हैं, डिलीट मारें इसको। अगला टॉपिक, थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बड़ा ही प्यारा लॉ है। जो हमने अब तक सीखा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, जो हमने अभी तक सीखा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, थोड़ा सा सीखेंगे। पता चल गया होगा अब तक ये क्या है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। फर्स्ट लॉ बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है, सुनना ध्यान से। ये जो पिस्टन है ये फ्री है मूव होने के लिए। कैसी है? फ्री है, मतलब कह रही है अगर हमको थोड़ा बहुत धक्का वक्का मार दोगे तो हम भग लेंगे अपनी जगह से, मूव कर सकती है ये। सुना हमने स्टेटमेंट इतना, यानी कि मूवेबल पिस्टन है। होती भी है, पिस्टन का मतलब ही क्या है, मूव कर सकती हो जो। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर इस सिस्टम को बाहर से एनर्जी दी जाए, इस सिस्टम को बाहर से एनर्जी दी जाए, मान लिया कितनी एनर्जी दी, डेल्टा क्यू, तो दो बातें हो सकती हैं। अभी मैंने सिखाया था बाहर से एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तेजी से वाइब्रेट करेंगे, मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तेजी से वाइब्रेट करने मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन एक बात और सुनना, अगर ये पिस्टन फ्री टू मूव है और मास लेस भी है तो क्या ये मॉलिक्यूल्स धक्का मार मार के इनको ऊपर उठा सकते हैं? क्या कर सकते हैं, इस पिस्टन को ऊपर उठा सकते हैं, इस पिस्टन को ऊपर उठा सकते हैं। और अगर वो ऊपर इस पिस्टन को उठाए ले रहे हैं या उठा दे रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ वर्क कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, वर्क। तो दोनों बातें हमने सुनी, एक साथ सुनना दोनों बातें, कि अगर मैं किसी सिस्टम को बाहर से एनर्जी दूं, कितनी एनर्जी, मैंने छोटी सी एनर्जी मान ली, डेल्टा क्यू मैंने एनर्जी दे दी, तो वो डेल्टा क्यू एनर्जी दो काम कर सकती है। क्या क्या कर सकती है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकती है, प्लस इस सिस्टम पे कुछ वर्क कर सकती है। डेल्टा क्यू क्या है, एनर्जी गिवन, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था कि अगर मैं किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं तो वो दो बातें कर सकती है। क्या कर सकती है, या तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है, और क्या कर सकती है, वर्क डन। दोनों में से एक भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली दोनों भी हो सकते हैं। सुना हमने, या तो एक काम होगा दोनों में से, या दोनों होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। व्हाट इज डेल्टा क्यू, हीट ट्रांसफर्ड, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मैंने इसको हीट दी है। इतना नोट करिए फटाफट से। अब फिर से मैं दो बातें बोलूँगा, एक छोटी, अभी ख़त्म नहीं करी है मैंने बात पूरी, दो बातें बोलूँगा। यहाँ पर एक लफड़ा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच की एक लड़ाई है। थर्मोडायनेमिक्स आप सबने फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उस केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स और इस फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स के बीच में एक लड़ाई है। एक बहुत छोटी सी बात को लेकर लड़ाई है। आप बताइएगा आपने वो लड़ाई नोटिस करी या नहीं करी, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। फिर आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगा क्यों ये लड़ाई है। फिर मैं आपको क्या बताऊँगा कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है। अभी के लिए इतना नोट कर लिया आपने, हटा दें। एक बात तो हमने पूछी नहीं कि ये बेसिकली है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, अभी स्टेनर द्वारा लिख देता हूं ऊपर छाप के, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही स्टेटमेंट था। डेल्टा क्यू इज द एनर्जी, डेल्टा यू इज द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन। वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, वर्क भी क्या है, एक एनर्जी की ही तो फॉर्म है। तो मैंने क्या बोला कि जो एनर्जी हम देंगे वो दो काम करेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात दिखा रहा है। मुझे क्या दिखा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई मुझसे पूछ देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर, किस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो मेरा आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं लिख दूंगा कहीं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं लिख लीजिएगा, बेस्ड ऑन, वहीं पे सेंटेंस अच्छा सा आपका जो चल रहा था उसी में लिख लेंगे, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत पुरानी थ्योरम है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। तो जो एनर्जी हम देंगे वो वेस्ट नहीं होगी, या तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, या फिर इस पर कुछ वर्क कर देगी। अब कुछ साइन कन्वेंशन मैं बोलने जा रहा हूं। साइन कन्वेंशन, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये पिस्टन एक्सपेंड हो जाती है, अगर ये पिस्टन एक्सपेंड हो जाती है, इसका मतलब सिस्टम यानी कि गैस ने कुछ वर्क कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, गैस ने कुछ वर्क कर दिया। वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। और वर्क डन, अब मैं इसको क्या लिखता हूं, वर्क डन, साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान सुनना, डन बाय दी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंशन, ये एरो क्या दिखा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। और एक्सपेंशन को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारी एक साइन कन्वेंशन है। जैसे हमने इससे पहले मैकेनिक्स के टाइम पर साइन कन्वेंशन ली थी कि अपवार्ड वाली बॉल, अपवार्ड जो डायरेक्शन में वेक्टर है वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव है। इन द सेम वे हमने बोला कि अगर ये पिस्टन एक्सपेंड हो जाए, पिस्टन एक्सपेंड हो जाए, इसका मतलब गैस ने इसको क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। तो वर्क डन बाय दी सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपेंशन, और इसको हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बाय दी सिस्टम से मेरा मतलब है बाय दी गैस। सिस्टम से मेरा मतलब किससे है, गैस से है। यानी गैस ने अगर वर्क कर दिया तो वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर यहीं पर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस कर दूं इसका मतलब मैंने इसको नीचे दबा दिया, यानी कि दूसरी है वर्क डन ऑन दी सिस्टम, का मतलब हुआ कंप्रेशन, और इसको हम कैसा लेते हैं, निगेटिव। ये हमारी दो साइन कन्वेंशन है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर कंप्रेशन होगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे। दोनों वर्ड्स को सुन लिया। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन। ऑन द सिस्टम मतलब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, दिस इज ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम,
बाय द सिस्टम। डन है। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। सुन रहे हैं, ऐसा हम नेगेटिव वर्क डन वाला किस्सा बहुत बार बता चुके हैं। कौन कौन? दो लड़के खड़े किए थे हमने, नाम मैं भूल गया हूं अभी, जो भी हो। क्या बोला? देखिए मेरी बात सुनना, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, हम ओवरऑल, अच्छा इतनी बात आपको याद हो गई होगी, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इतना आपने याद कर लिया, याद कर लिया। दूसरी, अब साइन कन्वेंशन दूसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी हो गई। दूसरी अब अगली साइन कन्वेंशन है हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि ये जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, इस हीट का भी हम कुछ साइन लेंगे। मैं बोलूंगा ये कैसी होगी? पॉजिटिव। तो हम डेल्टा क्यू को कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अगर मैं उसको हीट दे रहा हूं तो मैं उसको कैसा लूंगा? पॉजिटिव। और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। ये 4 साइन कन्वेंशन हो गई। हीट रिजेक्टेड का मतलब क्या है? सिस्टम कब हीट रिजेक्ट करेगा? अगर ये वॉल्स कैसी होंगी? ठंडी होंगी, इनका टेम्परेचर लो होगा, तो ये अपनी एनर्जी बाहर दे देगी, और इसको हम कहते हैं एनर्जी बाहर देना, मतलब हीट को रिजेक्ट करना। और हीट को रिजेक्ट करने का मतलब उसको हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और हीट गिवन टू द सिस्टम कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सब बातें जोड़ ली हैं, सब बातें जोड़ ली हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात समझाता है कि एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। साइन कन्वेंशन नोट कर ली। इन सब बातों को छोड़कर, मतलब पढ़ने के बाद, मैं एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच रहा हूं। जो बात आपको अब आज के लेक्चर से लेकर जानी है वो ये है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या दिया? उसने हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी, टेम्परेचर, जो ये सिखाती है कि दो सिस्टम्स के बीच अगर इक्विलिब्रियम है तो उनके बीच एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम है, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दिया टेम्परेचर। बात सुनी या नहीं सुनी? बहुत बड़ी बात बोली है, इसको 3 बार लूप पे लगा के सुन लेना इतनी सी बात को, बहुत ज़रूरी लाइन है। और लिख लेना, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, लिख लेना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला सिस्टम को एनर्जी कैसे दे, 2 ही बातें दिमाग में रखना अब। या तो हम सिस्टम को एनर्जी देने के लिए बाहर से एनर्जी दे सकते थे, या फिर उसको क्या कर सकते थे? कंप्रेस कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे? कंप्रेस। आने वाले लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि हमने कंप्रेशन को नेगेटिव क्यों लिया और एक्सपेंशन को पॉजिटिव क्यों लिया, ये भी हम सीखेंगे, ये भी सीखेंगे बहुत जल्दी। और इतने दिन में आप ये पता करना कि केमिस्ट्री में इसका कुछ अपोजिट काम होता है, कुछ अपोजिट लेते हैं वो साइन कन्वेंशन, जो हमने बोली है उसके अपोजिट वो साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो इस बात की लड़ाई को भी हम मिटाने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अगर आपको नोटिस कर पाएँ तो। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सीखा हमने? नहीं, अभी क्या बता रहे थे हम? ये सीखा था मेथड्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी। कंप्रेशन कर सकते थे या फिर सिस्टम को हीट दे सकते थे बाहर से। उसके बाद हमने सीखा कि सिस्टम से हीट कैसे ले सकते थे, तो आपको मैंने बता दिया क्या कर सकते थे, उसको एक्सपेंड करा दो, या फिर क्या कर दो, या फिर क्या कर दो, उसकी वॉल्स को लो टेम्परेचर पर रख दो तो वो बाहर अपने आप हीट फेंक देगा। ये दोनों बातें सीख ली। आगे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? अगर सिस्टम को हीट देंगे या एनर्जी देंगे, हीट नहीं बोल रहा हूँ, क्या देंगे? एनर्जी देंगे, तो 2 बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है? या तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर ये कुछ एक्सपेंड कर जाए, एक्सपेंड हो जाएगी मतलब वर्क डन। तो दोनों बातें लिख दी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर यहीं पे एक बात और फिनिश कर देते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा क्यू, यानी कि बहुत छोटी एनर्जी दें हम, तो वहाँ पर हम डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू, ये तो हमने सिखाया हुआ है, इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये डी वाले वर्ड कब लगा देते हैं हम लोग? जब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में डील कर रहे हो। तो अगर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में डील कर रहे हैं तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ तक बात आज की फिनिश करते हैं। डन, ऑल दी बेस्ट।